गुड मॉर्निंग गाइस। सो बहुत टाइम के बाद हम लोगों का वापस लेक्चर हो रहा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनिट 4 के फर्स्ट 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे एंड वी सपोज टू स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर। सो वही हम लोग जो है कंटिन्यू करेंगे। सो थर्ड चैप्टर बेसिकली टॉक्स अबाउट मैनेजिंग पीपल इन सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट। सो क्या होता है देखते हैं हम लोग। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। नाउ यूनिट 4 एंड 5 एज आई सेड बहुत सारे चैप्टर्स जो है वो कॉमन सेंस वाले हैं कि आप लोगों को मोटिवेट कैसे रखेंगे, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है, लोगों को कैसे मैनेज करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे मैनेज करना है। सिर्फ एक थोड़ा टेक्निकल चैप्टर है जो यूनिट 5 में है, दैट इज़ अबाउट सॉफ्टवेयर क्वालिटी। सो एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर क्वालिटी बाकी के सारे ये नॉर्मल चैप्टर्स है जो आप अपने कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हैं। एक बार पढ़ने के बाद में यू कैन इजीली आंसर इन दिस वे। कैन सी मैनेजिंग पीपल इन सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट। मेन आपके टॉपिक्स ये है। फर्स्ट थिंग यहाँ पे आपको अगर अभी मेनली जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे वो सारे पॉइंट्स ये है कि स्टार्टिंग से देर आर मैनी रिसर्चर्स, और वो जो भी रिसर्चर्स है उन्होंने अपने क्या पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया, उन्होंने लोगों को कैसे हैंडल किया, या उन्होंने क्या एक एनालिसिस किया अपने सालों के एक्सपीरियंस से कि अगर हम लोगों को कैसे हैंडल करेंगे तो उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, और हम लोग के लिए वो ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, या हम लोग ज़्यादा लोगों को एनकरेज कर सकते हैं फॉर दी बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और जैसे वो अपने जॉब को और बेटर वे में कर पाए। तो ये अलग अलग पॉइंट्स होता है, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे कि हम लोग उनको कैसे एनकरेज कर पाए कि वो और बेटर वे में काम करें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक तो फ्रेडरिक टेलर है, इसको हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये नाम अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे नाम हैं ऐसे, सारे आपको याद रहेंगे भी नहीं। तो मेन आपको यहाँ पे उसने फोकस पॉइंट्स क्या बोले इस पे आपको याद रखना है। अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे अलग अलग पर्सनस का नाम याद नहीं रखते हैं तो कोई इशू नहीं है, हाँ, बट अगर आप एक आध दो नाम कोई अगर आप लिख पाते हैं तो इट्स फाइन। और वैसे भी अगर आपका एमसीक्यूज़ अगर होता है तो एमसीक्यूज़ में ये सारे पॉइंट्स तो आएंगे नहीं, बट कोई अभी एक डिसाइडेड मूव नहीं है, तो आपको दोनों साइड से प्रिपेयर्ड रहना है कि थियरी एग्ज़ाम भी हो सकता है और एमसीक्यू टाइप भी हो सकता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फर्स्ट आपको क्या बोला है, टू सिलेक्ट द बेस्ट पीपल फॉर द जॉब। अब आप देखो कि हम लोग सब जब ग्रेजुएट होता है, बीएससी फाइनल ईयर क्लियर करके सबके पास रिजल्ट्स रहता है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो है वो डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। थोड़े बहुत लोग डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड रहेंगे, कोई टेस्टिंग में, डिज़ाइनिंग में, कोई और XYZ, कोई स्पेसिफिक जॉब्स में, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग इंटरेस्ट रहेंगे लोगों के। अब आपको यही सेम आइडेंटिफाई करना है जब आप कोई कैंडिडेट का इंटरव्यू लेते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है कि कभी कभी लोग कोई भी एक स्पेसिफिक जॉब करने के लिए रेडी हो जाते हैं, भले वो उनको सूटेबल नहीं है या उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, जस्ट बिकॉज कि उनके पास जॉब नहीं है। सो यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि मेन ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस में जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू राउंड्स और वो जो मल्टीपल राउंड्स होते हैं, उसका मेन रीज़न ही ये रहता है। आप देखो कि जब कैंपस सिलेक्शन होता है तो वो आपको डायरेक्टली कभी बोलते नहीं है कि आपको वो क्या प्रोफाइल के लिए सिलेक्ट करेंगे। बेसिकली क्या होता है, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और आपसे जो बेसिक कम्युनिकेशन होता है, वो कम्युनिकेशन से वो लोग जज करते हैं, जो एचआर्स रहते हैं और जो टेक्निकल टीम रहता है, कि आप कौन से जॉब के लिए सूटेबल है। तो सबसे मेन पॉइंट तो यही है, बिकॉज अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसके पास जॉब नहीं है और मजबूरी में वो डेवलपमेंट का जॉब कर रहा है, उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, और ऐसे ही अगर कोई XYZ पर्सन को अगर मैं रखता हूँ जॉब पे, तो क्या होगा कि वो जॉब करने के लिए कर रहा है, मैं जितना बोलूँगा वो उतना ही ऐड करेगा, और उसमें अगर कुछ मिस्टेक्स रहेंगे तो वापस मुझे ही उसको आइडेंटिफाई करके बताना पड़ेगा कि भाई ये वाले एरर्स या बग्स जो है यू सपोज टू सॉल्व और रेक्टिफाई दोज एरर्स। अब अगर कोई एक पर्सन जो एक्चुअल में डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है और वैसे पर्सन को अगर मैं जॉब पे रखता हूँ, तो वो अपने साइड से भी बहुत सारे इनपुट्स देगा जो मुझे हेल्प करेंगे बेसिकली, और मेरा हम लोगों का जो मेन प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर रहेगा उसको और बेटर बनाने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, टू इंस्ट्रक्ट देम इन द बेस्ट मेथड। सेकेंड ये हो गया कि आप उनसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखो, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, और उनको क्लियरली पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली उनको करना क्या है। ये बहुत ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है कि जो हम लोग के डेवलपर्स रहते हैं, एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनके पास वाया वाया ऑर्डर्स आते हैं, इंस्ट्रक्शंस आते हैं,
अब इंस्ट्रक्शंस जो है वो अगर दो चार लोगों से घूम के, जो सीनियर मैनेजमेंट रहेंगे, मैनेजर रहेगा, टीम लीडर रहेगा, इनसे घूम घूम के फाइनली आप तक अगर इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं, तो इसमें कभी कभी कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। तो बेटर कि हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक या चैनल बनाने की ट्राई करेंगे, या अगर हम लोग अलग अलग लेवल्स पे अगर कम्युनिकेशन पास ऑन कर रहे हैं तो हम लोग के पास एक स्ट्रॉन्ग चेन रहना चाहिए, जिससे वो जो भी इंस्ट्रक्शंस आप दे रहे हो वो कहीं पे भी मॉडिफाई ना हो, या कहीं पे भी उसका मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आप उनको जो भी इंस्ट्रक्शंस अगर देंगे, तो वो इंस्ट्रक्शन वी कैन प्रोवाइड देम इन लेट्स सपोज इन फॉर्म ऑफ वी कैन से कि हम लोग उनको एक ईमेल फॉर्मेट में प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर मैं उनके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता हूँ, जहाँ पे हम लोग उनको कोई एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप जैसा कुछ बना सकते हैं। तो ये हम लोग के अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के मेथड्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। उसके आगे अगर कोई एक पर्सन अगर अपना 100% देने का ट्राई कर रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा वो अपने एफर्ट्स डाल रहा है, अगर कहीं पे अगर कोई बग्स या एरर्स आते हैं तो वो अपने एक्स्ट्रा आवर्स ओवर टाइम करके भी वो सॉल्व करके दे रहे हैं, तो मतलब आपको भी उनके ये जो एफर्ट्स है उसको हम लोग को वैल्यू करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बोनसेस देंगे उनको, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स व्हाट वी से। देन वन प्रॉब्लम इज़ ग्रुप नॉर्म्स। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्रुप्स के कोई स्पेसिफिक रूल्स या कुछ नॉर्म्स है जिससे वो, और अननोन कोई पर्सन अगर वो ग्रुप में आ रहा है जिसको हम लोग एक न्यू ग्रुप मेंबर को ऐड कर रहे हैं तो उसको तकलीफ़ हो, या फिर सीनियर्स जो है वही ऑर्डर करेंगे और जो जूनियर्स हैं उनको वो ऑर्डर्स को ओबे करना पड़ेगा हमेशा। तो हम लोग, ये कॉलेज नहीं चल रहा है ना, है वहाँ पे कोई रैगिंग होना चाहिए, तो ग्रुप नॉर्म्स जो है वो कभी कभी प्रॉब्लम हो सकता है। सो हम लोगों को अगर कोई एक्सपीरियंस एंड फ्रेशर्स है वो दोनों के लिए ग्रुप नॉर्म्स जो है वो सेम होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि अगर कोई सीनियर्स या हम लोग के कोई एक्सपीरियंस डेवलपर्स हम लोग के टीम में साथ में, तो उनके लिए रूल्स अलग है और हम लोग के लिए अलग है। सो उससे भी एक ग्रुप में एक डिवीजन आता है। तो ग्रुप शुड बी अ सिंगल टीम के जैसा हम लोग को काम करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे हॉथरॉन्स इफेक्ट है, तो ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपको बोला, तो वो अभी यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, शिकागो में एक्सपेरिमेंट किया था। अब ये सॉफ्टवेयर पे एक्सपीरियंस नहीं चल रहा है, ठीक है, बट वो सेम उनके जो एक्सपीरियंस और रिजल्ट्स थे वो अभी उन्होंने फिजिकल इंडस्ट्री पे तो अप्लाई किया, और उसके बाद वो सेम प्रिंसिपल्स या वो सेम रूल्स वो लेके सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आते हैं। मतलब इसी का एग्जाम्पल हम लोग फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या बोल रहे हैं, एक वेस्टर्न इलेक्ट्रिक का कोई प्लांट था, और वहाँ पे उन्होंने क्या बोला, सिंपली शोइंग एन इंटरेस्ट इन अ ग्रुप इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो अगर जो सीनियर मैनेजमेंट है, ये मैनेजर्स है, या ऐसे सीनियर जो आपके स्टाफ है, वो अगर आके जो एम्प्लॉयज़ है उनके काम में इंटरेस्ट लेते हैं, वो आके चेक करते हैं कि हाँ आप कैसा बना रहे हो, नॉर्मली आके अगर वो बात भी करते हैं उनसे, उनको इनक्रेज करते हैं, तो उनसे जो फाइनल हम लोग के एम्प्लॉयज़ हैं उनका प्रोडक्टिविटी बहुत लेवल तक बढ़ जाता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या बोल रहे हैं, थियरी एक्स, देयर इज़ अ नीड फॉर अ कोअर्जेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पीपल एट वर्क, ये एक थियरी है। और दूसरा क्या है, वर्क इज़ एज नेचुरल एज रेस्ट ऑफ प्ले। सो आप देखो कि हम लोग बहुत सारे जो कंपनीज़ या इंडस्ट्रीज़ देखते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देर आर मैनी कंपनीज़ जहाँ पे आपको कंपलसरी रहता है कि 9 to 6 ही आपको आना है, या 10 to 8, या जो भी टाइमिंग है, फिक्स टाइम वही टाइम पे आना है। आप लेट आए तो भी नहीं चलेगा, जल्दी आए तो भी नहीं चलेगा, जल्दी गए तो भी नहीं चलेगा, आपके वो फिक्स टाइमिंग है। अब दूसरा इंडस्ट्री क्या बोलता है, और उसके साथ में सर्टन प्लेसेस पे ऐसा रहता है कि आपको फॉर्मल्स ही पहनने हैं, या फिर कभी कभी तो ये भी रहेगा कि कंपलसरी टाई पहन के आना है, शेव कंपलसरी करना है, हेयर्स आपके बड़े नहीं रहने चाहिए। तो उसमें फ़र्क ही नहीं पता चलता हम लोगों को कि हम लोग स्कूल में हैं या फिर एक्चुअल में अभी तक हम लोग बड़े होके जॉब पे लगे। एंड दूसरा जो थियरी वाई है ना, ये क्या बताता है कि हम लोग, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूँ, देयर आर मेनी आईटी इंडस्ट्रीज़ इन टूडेज़ टाइम, और नॉट जस्ट आईटी इंडस्ट्री, बहुत सारे दूसरे भी कंपनीज़ जो है ना, वो एक वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग के यहाँ पे पहले वो कल्चर था, लेकिन बाद में तो थोड़ा थोड़ा वो गायब हो गया था, और अभी वापस वो आ गया। तो वो जो एक कल्चर है उसमें वो क्या बोलता है कि आप आईटी में हैं, आपका दिन का एक टारगेट है आज कि आपको ये काम कंप्लीट करना है। अब आप मॉर्निंग में आओ, आफ्टरनून में आओ या इवनिंग में आओ, आज के दिन में आपको वो काम ख़त्म करना है। और दूसरी बात,
आप अब शॉर्ट्स में आते हैं, जीन्स में आते हैं, फॉर्मल्स में आते हैं या थ्री पीस में आते हैं, इट डजेंट मैटर टू देम। आपने शेव किया है कि नहीं, दैट टू डजेंट मैटर्स टू देम। आपने बाल लंबे रखे, छोटे रखे, दैट टू डजेंट मैटर्स टू देम। आप अपना काम करते करते बीच में जाके आप जाके पीएस खेल रहे हैं या और कुछ अगर आप टाइम पास कर रहे हैं, आप थोड़े टाइम जाके आपने एक पावर नैप ले लिया, दैट टू डजेंट मैटर्स टू देम, जब तक आप डेली बेस पे अपने टारगेट्स अचीव करके दे रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थियरी एक्स जो है ना, ये कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, एम्प्लॉयज़ थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं। अब कभी कभी आप यही सोचो ना कि अगर मुझे आराम करना है, मुझे रिक्वायर्ड है कि मैं आज लेट जाऊँ, लेकिन आपका टाइम उन्होंने फिक्स रखा हुआ है, आपको जाके काम उतना ही करना है, लेकिन टाइमिंग फिक्स है, वही टाइम पे आना है, वही टाइम पे जाना है। तो वो क्या हो गया, वो रिस्ट्रिक्शंस हो गए बहुत ज़्यादा। तो अभी आप कभी अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, और अगर फैमिली को टाइम देना है तो आपको हाफ डे लेना पड़ेगा, आपका सैलरी कट होगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट, अगर मैं बोलता हूँ कि आज अगर मुझे जल्दी जाना है तो मैं मॉर्निंग में जल्दी पहुँच के अपना काम ख़त्म कर दूंगा ना। सो बेसिकली डेली आपको जो भी अपने टारगेट्स दिए हुए हैं कि आपको कंपलसरी इतना काम आज ख़त्म करना है, उतना अगर आप कर रहे हैं तो आप 8 आवर्स से कम टाइम में भी अगर आप कर रहे हैं या 8 आवर्स से ज़्यादा भी टाइम लग रहा है, इट्स अप टू यू। तो ये थियरी वाई जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग एक फिक्स टारगेट्स अपने एम्प्लॉयज़ को दे के रखेंगे डेली बेस पे। उतना वर्क आपको आके, अगर डेवलपमेंट भी है तो इतना आपको डेवलपमेंट आज ख़त्म करना है, अगर आपका और कोई भी काम है तो उतना एक स्पेसिफिक टारगेट आपको अचीव करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कभी कभी अगर आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो अपने साइड से एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालेंगे ना कि चलो हम लोग अगर 8 आवर्स का काम अगर मैं 5 आवर्स में कर लेता हूँ तो बाकी का दिन मेरा फ्री हो जाएगा, मैं जाके और कुछ अपना काम कर सकता हूँ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं हम लोग। सो उसमें क्या होगा, दैट क्रिएट्स एन एनकरेजमेंट। ओके ओके, सो आई होप थियरी एक्स एंड थियरी वाई जो है वो क्लियर है आप सबको। देन नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट सिलेक्टिंग द बेस्ट पीपल। तो सिलेक्टिंग द बेस्ट पीपल में हम लोग यहाँ पे क्या स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं वो देखो जल्दी से, कि हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग के पास एलिजिबिलिटी। अब एलिजिबल एंड सूटेबल ये दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है। तो आप जो भी BSc क्लियर करते हैं वो सारे एलिजिबल है, लेकिन वो सारे सूटेबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर बोलते हैं कि जो भी BSc क्लियर कर रहे हैं, दे ऑल आर एलिजिबल फॉर XYZ टाइप ऑफ अ जॉब, बट दे ऑल आर नॉट सूटेबल फॉर सच जॉब्स। सो यहाँ पे क्या है कि आप कोई किसी ऐसे पर्सन को हायर कर रहे हैं जो एलिजिबल तो है, लेकिन आपके जॉब स्पेसिफिक वो सूटेबल नहीं है, बिकॉज उसके पास वो जॉब करने का इंटरेस्ट नहीं है, बराबर है, वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है वो स्पेसिफिक जॉब्स में। देन नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, बेस्ट सिचुएशन इज़ टू एम्प्लॉय समवन हु इज़ सूटेबल बट नॉट एलिजिबल। आप देखो कि हम लोगों ने जो सर्टन US के बड़े कंपनीज़ है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने स्पेस एक्स सुना रहेगा, तो वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना तो एलन मस्क के बहुत बार स्टेटमेंट्स आते हैं ये। और एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि देर आर कंपनीज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एलन मस्क है, तो वो बेसिकली क्या कौन से लोगों को हायर करते हैं, वो दे वांट टू हायर अ पीपल जो एलिजिबल नहीं है बट दे आर इंटरेस्टेड इन सच जॉब्स। तो अगर आपके पास इनफ क्वालिफिकेशन नहीं है ना, स्टिल दे विल हायर यू बिकॉज यू हैव इंटरेस्ट, आपने खुद से अपने साइड से कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की है वहाँ पे। सो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, टू डू गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैव इनमेट कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1:25 times taken by different programmers to code a program. Other research found experience better than the math skill. तो अगर आपके पास कोई मैथ स्किल नहीं है, आपका लॉजिक इतना अच्छा नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं है कि आप डेवलपर नहीं बन सकते। आप कितना उसके ऊपर अपने एफर्ट्स डालते हैं, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, बस वही है। तो सम रिसर्च सजेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर लेस सोशिएबल देन अदर वर्कर्स, मतलब ज़्यादा घूमने फिरने का, ज़्यादा अपने फ्रेंड से बात करने का टाइम ही नहीं मिलता, ये भी हो सकता है। एंड लेटेस्ट सर्वे क्या बोलता है, नो सिग्निफिकेंट सोशल डिफरेंस बिटवीन IT वर्कर एंड अदर्स, तो वो भी सेम ही होता है मोस्ट ऑफ टाइम, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। तो अदर बहुत सारे अलग अलग स्टडीज़ है और उसके अलग अलग रिजल्ट्स हैं। अ सिलेक्शन प्रोसेस, अब ये क्या बोलता है, सिलेक्शन प्रोसेस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिएट अ जॉब स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले तो लाइक कौन से टाइप के आपको टास्क जो है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, ये सब। नेक्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं, क्रिएट अ जॉब होल्डर प्रोफाइल, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। सबसे पहले हम लोग जॉब क्या है वो बताएंगे,
कि कौन से टाइप के जॉब है, क्या 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 पॉइंट्स हम लोगों को जॉब में स्पेसिफाई करने हैं, और उसके हिसाब से जो प्रोफाइल होल्डर है, मतलब जो ये जॉब करने वाला है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एंड अदर एप्लीकेंट्स क्या है, आइडेंटिफाई मीडिया दैट पोटेंशियल जॉब होल्डर आर लाइकली टू कंसल्ट। तो हम लोग यहाँ पे अभी अलग अलग एप्लीकेंट्स के पास से जो उनके डिटेल्स है वो लेंगे, सीरीज लेंगे, ऑफकोर्स बायोडाटा लेंगे, और उसमें से फिर जो पोटेंशियल हम लोग के कैंडिडेट है उनको सिलेक्ट करेंगे, और उसमें फिर अलग अलग हम लोग के इंटरव्यू राउंड्स चलेंगे, एप्टीट्यूड राउंड चलेगा, पर्सनल इंटरव्यू राउंड चलेगा, टेक्निकल पर्सन से जो आपके इंटरव्यू होते हैं फेस टू फेस, HR से इंटरव्यूज़ होते हैं, वो सारा। तो ये देखो ये बेसिक है, और उसके आगे तो बाद में वो मेडिकल टेस्ट और वो सब जो होता है वो बेसिक है। देन उसके आगे इंस्ट्रक्शन इन द बेस्ट मेथड, तो क्या बोला है, द इंडक्शन ऑफ न्यू स्टाफ शुड बी केयरफुली प्लान, वर्स्ट केस व्हेन न्यू रिक्रूट इज सिंपली इग्नोर्ड एंड नॉट गिवन एनी टास्क। तो कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि जो भी नए डेवलपर्स आते हैं, आपको उनको प्रॉपरली, बहुत प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस देना है। सो आपको बहुत क्लियरली उनको इंस्ट्रक्शंस देना है, उनको क्लियरली पता होना चाहिए कि उनका एग्जैक्ट टास्क क्या है। कभी कभी क्या होता है जब उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, या उनको इनफ टास्क के हम लोग हैंड ओवर नहीं कर रहे, सो दैट टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, क्योंकि बाद में उनको आपने प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया है। जब वो स्टार्टिंग में आए थे तो आपने इग्नोर कर दिया, उनको इनफ टास्क आपने हैंड ओवर नहीं किए, तो उससे ड्रॉबैक क्या होगा कि वो फिर ज़्यादा नया सीख नहीं पाएंगे, और जब टाइम होगा तो आप डायरेक्टली उनको फिर कोई एक टास्क पे अपॉइंट कर देंगे। तो अगर आप डायरेक्टली कोई एक टास्क पे उनको अपॉइंट कर रहे हैं तो वो अगेन उनके लिए बहुत एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन रहेगा, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुआ है, उनको प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट नहीं किया है, वो उनको वो टास्क आता है कि नहीं वो भी हम लोगों ने चेक नहीं किया है। सो ये अगेन एक प्रॉब्लमेटिक टास्क है। देन रिव्यू प्रोग्रेस, जो भी आपने सिखाया है, उनको ट्रेन किया है, ये देखते रहेंगे कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उनका कंटिन्यूस हम लोग फीडबैक प्रोवाइड करते रहेंगे कि आपको और बेटर करने की ज़रूरत है या प्रॉपर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नीड टू आइडेंटिफाई ट्रेनिंग दैट कुड एनहांस स्टाफ इफेक्टिवनेस। तो अलग अलग वे में हम लोग उनको ट्रेन करेंगे, दैट इज़ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डिफाइन हियर। देन उसके आगे मोटिवेशन, नाम पे से पता चल रहा है आप मोटिवेशन मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भी XYZ एग्जाम्पल ले लो, अच्छे अच्छे आपने बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स देखे रहेंगे, स्टोरीज आपको पता रहेंगे, तो आप कोई भी ऐसे मोटिवेशन के एग्जाम्पल्स लेके यहाँ पे डायरेक्टली उसके साथ वर्क कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव डिफरेंट अप्रोचेज़। कभी कभी मोटिवेशन, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेशन अप्रोच रहता है कि आप जितना बेटर काम करेंगे उतने ज़्यादा हम लोग इंसेंटिव्स देंगे आपको, तो दिस इज़ द बेस्ट मोटिवेशन वी कैन से। देन उसके आगे मोटिवेशन वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, हर एक के लिए मोटिवेशन अलग अलग रहता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उसके लिए मेन मोटिवेशन फैक्टर क्या है। कोई ITP पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो सकता है कि मुझे US में जाके या कहीं पे जाके जॉब करना है, तो आप उनको बताओ कि ओके अगर आप ये लेवल तक अगर अचीव करते हैं, आप ये प्रोजेक्ट पे प्रॉपर काम करते हैं, तो यू विल गेट अ चांस टू गो एंड वर्क देयर फॉर 1 ईयर और 2 ईयर। तो ये हम लोग देखेंगे। तो हम लोग के पास एक हायरार्की रहता है अलग अलग नीड्स का, तो वो किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं उस पर आपको फोकस करके उसके हिसाब से आपको उनको कन्विंस करना है। लोएस्ट लेवल पे फूड एंड शेल्टर आता है, और हाईएस्ट लेवल पे मेन ये रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, और एक्चुअल में आप वो काम के वो इंटरेस्ट दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्या उतना, ये पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस रहता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हायरार्की क्या बोल रहा है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हाईएस्ट प्रायोरिटी है, बराबर है। उसके आगे एस्टीम, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट आएंगे, सोशल नीड्स क्या है वो आएंगे, सेफ्टी नीड्स क्या है वो आएंगे, बराबर है। देन लास्ट में अगर आप देखेंगे इसके बाद में क्या आएगा, साइकोलॉजिकल नीड्स। सो साइकोलॉजिकल नीड्स मतलब लेस स्ट्रेस, आपको कोई रिस्पेक्ट दे रहा है वहाँ पे, आपका वैल्यू है वहाँ पे, आपको लगता है कि आप जो काम कर रहे हो उसके एफर्ट्स वहाँ पे कहीं ना कहीं कंसिडर हो रहा है, वैल्यू है उसको, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट आपको मिलेगा जॉब सेटिस्फेक्शन के वापस 2 पॉइंट्स मिलेंगे। मेक यू फील जॉब इज़ वर्थ वाइल, तो अगर आपको एक काम करता है तो उसके बाद आपने कुछ अचीव किया, कुछ नया सीखा, ऐसा कुछ आपको मिल रहा है, उसके आगे आपके आप एक्स्ट्रा काम अगर करते हैं तो उसके स्पेसिफिक आपको उतने वर्किंग कंडीशंस कैसे है, आपको ओवर टाइम जो होता है उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स मिलते हैं, एक्स्ट्रा पे मिलता है क्या, दिस आर द डिफरेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रूम एंड कलीग्स आइडेंटिफाई 3 इन्फ्लुएंस ऑन मोटिवेशन,
एक्सपेक्टेंसी क्या है? बिलीव दैट वर्किंग हार्डर लीड्स टू बेटर परफॉर्मेंस। ओके, तो ये एक्सपेक्टेंसी है, लेकिन ये हमेशा करेक्ट नहीं रहता है, बिकॉज समटाइम्स इट माइट हैपन कि आप हार्ड वर्क नहीं कर रहे लेकिन आप स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। ये हम लोगों ने बहुत बार सुना रहेगा, सेम चीज़ है। देन इंस्ट्रूमेंटालिटी, बिलीव दैट द बेटर परफॉर्मेंस विल बी रिवॉर्डेड। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपने अपना काम बहुत एफिशिएंट वे में किया है, तो उसको वो वैल्यू करेंगे। एंड थर्ड इज़ परसीव्ड वैल्यू, बराबर है, मतलब क्या रिवॉर्ड्स आपको एक्चुअल में मिल रहे हैं वो। सो यहाँ पे आपको ये बॉक्सेस में उसी का एक्सप्लेनेशन दिया है जो आप डिटेल में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ पे जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स बोला है। तो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स में अगर हम लोग पॉइंट्स पे फोकस करेंगे तो क्या बोल रहे हैं? स्किल वैरायटी कितना है, आइडेंटिफाई द टास्क, टास्क का सिग्निफिकेंस कितना है, और टू अदर फैक्टर्स अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो फर्स्ट क्या है? ऑटोनॉमी एंड फीडबैक। ऑटोनॉमी मतलब आप वो जो भी पर्सन है उसको अपने साइड से डिसीजन लेके काम करने का आप कितना फ्रीडम दे रहे हैं, है ना। और वो जो भी टास्क कर रहे हैं अगर उसने बेटर वे में किया है तो आप उनको जो फीडबैक है, रिव्यूज़ है, वो आप कितना बेटर वे में उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये सारे पॉइंट्स रहेंगे और ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। ओके, मेथड्स टू इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। एक तो हम लोग गोल्स सेट करेंगे, वो गोल्स आपने अचीव किए, ऑन टाइम अचीव किए, क्वालिटी ऑफ वर्क आपका कितना है, उसके हिसाब से फिर हम लोग उनको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई XYZ एम्प्लॉयज़ अगर आपको बाद में लगता है कि उनको हम लोग और प्रमोट कर सकते हैं, या उनको हम लोग कोई दूसरे जॉब स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, या हम लोग उनको कोई प्रोजेक्ट के कोई दूसरे पार्ट में रख सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग उनको यहाँ पे उनका जॉब रीडिज़ाइन करेंगे, जहाँ पे एनलार्जमेंट आ सकता है, एनरिचमेंट आ सकता है। मतलब हम लोग उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, या एनरिचमेंट का मतलब होगा कि हम लोग उनके पास से कोई और सम उनको हम लोग प्रमोशन देंगे और बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे। स्ट्रेस क्या होता है? एक बेसिक सा डेफिनेशन दिया हुआ है। आप हफ्ते में कितना दिन काम कितना घंटा काम करते हैं, एक दिन में आप टोटल कितना आवर्स काम करेंगे, तो वीकली आपके इतने आवर्स ही होने चाहिए। उससे ज़्यादा अगर होते हैं तो नॉर्मली जो पर्सन है वो स्ट्रेस में जाते हैं। तो वीकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं कहीं पे बोला है कि अगर 60 आवर्स है वीक के, कहीं कहीं पे मैक्सिमम 40 आवर्स बोला है। तो ये आपके अलग अलग स्टडीज़ है, आपको एक बार खुद से पढ़ लेना। अब इसमें कोई एक्सप्लेन करने जैसा टेक्निकल पॉइंट नहीं है। स्ट्रेस कैन बी रिड्यूस बाय गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो रीजनेबल एस्टिमेट्स ऑफ एफर्ट्स। गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या बोला है? गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शुड लीड टू रीजनेबल एस्टिमेट्स ऑफ एफर्ट्स। हर एक के एफर्ट्स जो भी है वो प्रॉपरली वहाँ पे रिस्पेक्ट होने चाहिए, है ना। हर किसी के एफर्ट्स को वैल्यू करना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला है? गुड प्रोजेक्ट कंट्रोल लीडिंग फ्यूअर अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस। लाइक अगर आपने प्रॉपरली हैंडल किया है तो फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो बहुत लिमिटेड रहेंगे, वो बहुत रेयर रहेंगे। एंड मेकिंग क्लियर व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ ईच टीम मेंबर्स टू रिड्यूस रोल एम्बिग्विटी। एग्जैक्टली सबको पता होना चाहिए कि किसके क्या जॉब्स है, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सो देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन बिटवीन दी रोल्स। ओके, ये है। सो देखो यहाँ पे क्या बोला है? रिड्यूस कन्फ्लिक्ट वेयर पर्सन इज टोन बिटवीन कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस। या ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है जो कन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं, बिकॉज अगर आपने अगर अपना टास्क प्रॉपर नहीं किया, सो दैट विल हैम्पर माई परफॉर्मेंस एंड मेरा जो आगे का टास्क है उसको भी। सो वो भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। देन बुलिंग नहीं होना चाहिए, ये तो हम लोग को पता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, तो एक तो मेडिटेशन है, रिलैक्सेशन हो सकता है ना, वो है। देन आप कैसे बिहेव करते हैं। सो अगर आप उनके साथ बिहेवियर अगर अपना चेंज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ये भी हम लोग के फैक्टर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे सिस्टमेटिक अप्रोच क्या बोलता है? ऑल्टरिंग द फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेस, दिस आर द सिस्टमेटिक अप्रोच। हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत सिंपल है। आपने आजकल कोरोना में तो बहुत सारे हेल्थ एंड सेफ्टी टिप्स पढ़े रहेंगे, तो यहाँ पे भी आपको उसमें से जो भी कुछ अपने यहाँ पे काम के आता है वो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो हेल्थ एंड सेफ्टी बहुत सिंपल है, मैं वापस यहाँ पे पढ़ नहीं रहा हूँ। एथिकल एंड प्रोफेशनल कंसर्न्स, ये काम का है। एथिकल मतलब ओके नाउ बिजनेस एथिक्स अलग रहता है
और हम लोग के पर्सनल एथिक्स अलग रहते हैं। मेरे खुद के प्रिंसिपल्स कुछ अलग रहेंगे, लेकिन कॉलेज प्रिंसिपल्स अलग रहेंगे। तो जब मैं कॉलेज एनवायरनमेंट में हूँ तो कॉलेज प्रिंसिपल्स जो है वो मेरे बिजनेस एथिक्स हो गए, तो वो मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। मतलब सम प्रिंसिपल्स जैसे हम लोग हर कोई फॉलो करता है, तो वैसे ही यहाँ पे है। सो फर्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या बोला है, एथिक रिलेटेड टू मॉरल एप्लीकेशंस टू रिस्पेक्ट राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ अदर्स। तो सबसे पहले तो ये एथिक्स होने चाहिए कि आपके साथ जो भी आपके कलीग्स हैं उनको आप रिस्पेक्ट करें, बराबर है। एंड गोज बियॉन्ड स्ट्रिक्टली लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो 3 ग्रुप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर देयर। रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एवरीवन हैज़, बराबर है, सबके रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे। अगर सब प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो सबके इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने अपना काम ढंग से कर लिया, देन मेरा कोई कलीग है जो अगर कोई एक टास्क या कोई बग या एरर सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो मैं उसका हेल्प नहीं करूँगा, बिकॉज दैट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं, आप प्रोजेक्ट में साथ में काम कर रहे हैं तो एज पर द एथिकल कंसर्न बिजनेस एथिक्स आपको अगर आता है तो यू सपोज टू हेल्प योर कलीग्स एज वेल। देन हर एक जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं वो सबके एथिक्स रहेंगे। आपके कुछ कंपनीज़ के अगर कोई कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है वो आप किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन नेक्स्ट आपको क्या बोला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ जहाँ पे आपका प्रोफेशन जो है उसके भी सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स में अगर आप देखेंगे स्टेक होल्डर थियरी है, एन एम्प्लॉय ड्यूटीज टू द ओनर ऑफ द बिजनेस अबव ऑल दी अदर ऑल दो लीगल रिक्वायरमेंट मस्ट बी मेट। तो जो भी आप एम्प्लॉयज़ हैं उनके सर्टन ड्यूटीज़ रहते हैं, लेकिन उसके साथ में अगर आप वो ड्यूटीज़ अगर प्रॉपरली फॉलो नहीं करते तो सर्टन लीगल ऑब्लिगेशंस भी आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके साथ ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स क्या रहेंगे कि आपके साथ पहली बात हुआ है कि ओके आप 2 साल ये इंस्टीट्यूशन में रहेंगे या ये ऑर्गेनाइजेशन में आप 2 साल तक जॉब पे रहेंगे, तब जाके वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 2 साल के पहले अगर जॉब अपना छोड़ने की ट्राई करेंगे तो देन वो आपने अपने एथिक्स फॉलो नहीं किया, आपने रूल्स तोड़े, तो उसके हिसाब से फिर लीगल एक्शन होगा। जो हम लोगों ने बॉन्ड साइन किया रहेगा। कॉम्पिटिटिव रिलेशन बिटवीन बिजनेसेस, ये भी एक लेवल तक होना चाहिए, इसमें भी एथिक्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट अगर आप देखें, नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम लोग बात करें तो एक्सरसाइज है, आइडेंटिफाई सम पॉसिबल ऑब्जेक्शन एंड क्रिटिसिज्म दैट कैन बी मेड टू स्टेक होल्डर्स। तो ये हम लोग कैसे वे में करेंगे वो है। प्रोफेशनल एथिक्स क्या रहेंगे वो यहाँ पे दिया हुआ है। सो ये बहुत सिंपल से हम लोगों के टॉपिक्स थे। आप ये सेम रेफरेंस बुक ऑलरेडी शेयर हुआ है, तो आप वो रेफरेंस बुक में से ये सारे पॉइंट्स देख सकते हैं अगर डिटेल में आपको रिक्वायर्ड है। अदरवाइज़ ये सेम वे में आपको याद रखने हैं, तो एमसीक्यू के लिए भी यही वे में काम में आएंगे। आप रेफरेंस बुक अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा है और उसमें सारे टॉपिक आप पढ़ नहीं पाएंगे। सो विद दिस चैप्टर 11 के साथ में हम लोगों का जो यूनिट 4 है वो कंप्लीट होता है। एंड नाउ विल बी स्टार्टिंग विद यूनिट 5। सो यूनिट 5 अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वर्किंग इन टीम। अगेन बहुत सिंपल सा टॉपिक है। सो आप टीम में अगर साथ में काम करेंगे तो एक दूसरे के साथ आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए। अगर आपके पर्सनल कोई कन्फ्लिक्ट्स है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो टीम में नहीं आने चाहिए। आपके पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग अलग रखना है। ऐसे ही ये सारे बोल वचन टॉपिक्स है। सो यूनिट 5 अगर आप देखेंगे, वर्किंग इन टीम, सो बिकमिंग अ टीम। सो टीम का क्रिएट करना या टीम में ऐड होना, उसके 4-5 स्टेजेस होते हैं। फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। सो ये उसके पाँचों के अगर आप देखेंगे जो बॉक्स है उसके अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो मेंबर्स ऑफ द ग्रुप गेट टू नो वन अनदर एंड ट्राई टू सेट अप सम ग्राउंड रूल्स अबाउट द बिहेवियर, कि आपको ग्रुप में कैसे बिहेव करना है, उसके बेसिक रूल्स रहेंगे। आपको हर किसी को रिस्पेक्ट करना है, किसी को इंसल्ट नहीं करना है, बराबर है। सब सेम लेवल पे, कोई सीनियर या कोई जूनियर नहीं है। स्टॉर्मिंग, conflict arise at various members of the group, try to exert leadership and the group's method of working are established। तो आपस में conflicts नहीं आने चाहिए। conflicts आए तो हम लोग कैसे solve करेंगे वो है। norming, conflicts are largely settled, और उसके साथ एक ग्रुप का फीलिंग जो है वो रहना चाहिए। तो अगर कोई लीडरशिप लेके आ रहा है तो वो कोई एक के साथ पार्शलिटी करेगा ऐसा नहीं चलेगा। दोनों की साइड आप थोड़ा थोड़ा बात करो और देन वो वे में हम लोग सेटल करेंगे। देन परफॉर्मिंग, एम्फसाइज इन इज नाउ ऑन द टास्क एट हैंड।
सो परफॉर्मेंस क्या रहेगा, आप जब अगर काम कर रहे हैं रियल में, तो वो टाइम पे आपके पास जो टास्क है उसके ऊपर आपका सबसे पहले फोकस रहना चाहिए कि आप क्या पॉइंट्स या क्या टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं। सो दैट्स वन थिंग। एडजर्निंग, एक बार काम हो गया तो वो ग्रुप को हम लोग डिसबैंड कर देंगे और उसके बाद में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के ऊपर इट माइट पॉसिबल कि हम लोग कोई एक नया ग्रुप फॉर्म करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हम लोग एक ही ग्रुप प्रिपेयर करेंगे और एक ही ग्रुप के साथ चलेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। देन बैलेंस टीम, इसका मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव बैलबिन स्टडी दैट परफॉर्म्स टॉप एग्जीक्यूटिव कैरिंग आउट द ग्रुप वर्क एट एंडॉन मैनेजमेंट सेंटर। और उसमें हम लोग उन्होंने क्या चेक किया, अब ये सारे एक्सरसाइजेज है तो उसमें उन्होंने क्या चेक किया, बेस्ट पीपल टुगेदर। अब अगर आप सारे एक्सपीरियंस लोगों को साथ में अगर लाएंगे तो उनके बीच में ही क्लैश हो जाएंगे, क्योंकि सारे अपने एक्सपीरियंस जो है वो सामने बताने की ट्राई करेंगे। हर कोई बोलेगा कि नहीं मैंने ये वे में ट्राई किया था तो वो काम बेटर किया था। सो दिस शुड नॉट हैपन। सो बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए। सो ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो हम लोग बेसिकली बैलेंस टीम बनाने का बात करते हैं। बैलेंस टीम का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे एक्सपीरियंस फ्रेशर्स सारे इक्वल लेवल पे सारे साथ में रहेंगे। दैट्स व्हाट वी मीन बाय अ बैलेंस्ड टीम। उसके आगे क्या बोला, आइडेंटिफाई द नीड्स फॉर अ बैलेंस ऑफ स्किल एंड मैनेजमेंट रोल्स इन सक्सेसफुल टीम। मैनेजमेंट टीम रोल क्या रहेंगे, एक तो प्रॉपर कोऑर्डिनेटर होना चाहिए एंड उसके बाद में एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए जहाँ पे, जिसको हम लोग आइडिया जनरेटर बोलते हैं, जो एक स्पेसिफिक प्रॉपर आइडिया लेके आए जिससे सबके एफर्ट्स कम हो जाए, सबको बेटर वे में हम लोग एक अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए एक बेटर आइडिया कैसे ला सकते हैं उसके ऊपर फोकस करें। अगर कोई अपने इनपुट्स दे रहे हैं तो हम लोग उसको भी रिस्पेक्ट करें, ध्यान दें, सुने कि हाँ वो काम कर सकता है नहीं कर सकता है। हाँ बाद में आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि नहीं, that is up to us. Then monitor and evaluate, so there are people which should be good at evaluating those ideas, ऐसे भी होने चाहिए। Then shaper help direct teams efforts, बराबर है कि हम लोग एक साथ में टीम अगर काम कर रहे हैं तो उनको मैक्सिमम कौन से एफर्ट्स कौन से चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ये भी आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। देन टीम वर्क वही है। देन मैनेजमेंट रूल्स में हम लोग ने क्या बोला है, रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर आएंगे, दे कैन अडेप्ट एट फाइंडिंग रिसोर्सेज इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन। कंप्लीट फिनिशर्स रहेंगे विद गेटिंग टास्क कंप्लीटेड एट टाइम। सो उनका मेन काम क्या रहेगा कि कोई एक टास्क या कोई एक प्रोजेक्ट या पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट या कोई एक मॉड्यूल जो हम लोगों ने स्टार्ट किया तो वो हम लोग जल्दी से जल्दी इन अ प्रॉपर मैनर क्वालिटी वे में कैसे कंप्लीट कर सके। वो इम्प्लीमेंटर्स रहेंगे, a good team player who is willing to undertake less attractive tasks if they are needed for a team success। तो मतलब आप छोटा काम बड़ा काम कोई भी काम आप करने के लिए रेडी होने चाहिए इफ़ यू आर इन अ ग्रुप, बिकॉज उससे अगर आपका जो ग्रुप का जो टास्क है बराबर है वो अगर ऑन टाइम अगर कंप्लीट होता है, सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो। देन स्पेशलिस्ट रहेंगे टेकी, बराबर है, जिनके पास एक्चुअल में नॉलेज रहेगा, तो अगर आप कहीं पे अटकते हैं तो दिस आर द पीपल विल हेल्प यू देयर। ये नेक्स्ट पॉइंट होगा और ये उसके पॉइंट्स सर्टन यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओके, ग्रुप परफॉर्मेंस अगेन क्या आपको यहाँ पे सम पॉइंट्स दिए हुए ग्रुप परफॉर्मेंस के, तो वो हम लोग देख लेते हैं। बिफोर दिस वी कैन टेक 5 minutes ब्रेक, देन विल अगेन कंटिन्यू। सो एज यू कैन सी जो हम लोग अभी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ ग्रुप परफॉर्मेंस। सो यहाँ पे क्या बोला है, सम टास्क आर बेटर कैरीड आउट कलेक्टिवली वाइल अदर आर बेटर डेलीगेटेड टू इंडिविजुअल। सो वी हैव सम बिग टास्क जिसको हम लोग ग्रुप लेवल पे ही असाइन करते हैं, कोई दूसरे छोटे मोटे टास्क रहते हैं जिसको आप इंडिविजुअल को असाइन करेंगे, एंड वो सारे इंडिविजुअल का एडिटिव परफॉर्मेंस जो रहता है उसको हम लोग कंबाइन करेंगे, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि ओवरऑल ग्रुप का परफॉर्मेंस कितना रहा या ओवरऑल हम लोगों ने टास्क जो अचीव किया वो क्या लेवल तक किया। नेक्स्ट इज कंपेंसेटरी टास्क। सो कंपेंसेटरी एज द नेम सजेस्ट, judgments of individual group members are summed up, errors of some compensated for by judgments of others। so अगर किसी ने को अपना टास्क अगर प्रॉपर नहीं कर पाया स्टिल इट्स फाइन, बिकॉज किसी बाकी लोगों ने जो अपने टास्क प्रॉपर किए तो उससे कोई एक का अगर कोई मिस्टेक रहेगा या वो अपना टास्क अगर प्रॉपर नहीं कर पाया तो भी वो कंपेंसेट हो सकता है। ओके, सो यहाँ पे वो सेम आपको एग्जांपल दिया है, कंपेंसेटरी टास्क यूजिंग अ ग्रुप ऑफ अ डेवलपर टू एस्टिमेट द डेवलपमेंट एफर्ट्स नीडेड टू डेवलप न्यू सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। डिसजंक्टिव टास्क में क्या होगा, देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर, समवन मस्ट कंप्लीट दिस, वो डिसजंक्टिव टास्क हो गया। मतलब कहीं पर अगर हम लोग अटक गए, एरर है, तो किसी को तो अभी वो कंप्लीट करना पड़ेगा।
बराबर है, तो वो कौन करेगा, वो यहाँ पे है। देन कंजेक्टिव टास्क है, टास्क इज ओनली फिनिश्ड व्हेन ऑल कंपोनेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड। देन सोशल लूफिंग आता है, 10 दिन। अब यहाँ पे सोशल लूफिंग में क्या है कि देर आर सम टीम पार्टिसिपेंट जो या तो थोड़ा कुछ बोल बचन करता है या फिर वो अपना काम नहीं करते, दूसरे को मस्के लगाते हैं और उनके पास से अपना काम कराते हैं। सो वी माइट हैव सच पीपल। तो वहाँ पे क्या होता है, ये जो टीम पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, नॉट टू असिस्ट टीम मेंबर्स हु हैव अ प्रॉब्लम। पहले तो ये हो सकता है, या दूसरे जो खुद का काम ही नहीं कर रहा है और अपना काम दूसरों पे धकेल रहा है। सो दो टाइप के हो सकते हैं, एक जो अपना काम हो गया तो फिर दूसरे को किसी को हेल्प ही नहीं करेंगे, दूसरे जो अपना काम भी दूसरों पे धकेलेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे काउंटर मेजर्स क्या रहेंगे, मेक इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन आइडेंटिफाइबल, कि हर एक ने इंडिविजुअली क्या क्या काम किया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बेचारे काम करते जा रहे हैं और कोई जो है वो काम ही नहीं कर रहे और वो अपना काम दूसरों पे धकेल रहे। सो इसको हम लोग कॉन्शियसली इन्वॉल्व ग्रुप मेंबर्स लूफर्स कुड इन फैक्ट जस्ट बी शाय। सो इससे क्या होगा, इंडिविजुअली जब आप हर किसी का टास्क आइडेंटिफाई करेंगे तो ऐसे जो लूफर रहेंगे जो अपना काम नहीं कर रहे या दूसरों पे धकेल रहे, वो एक्चुअली उनको भी पता चलेगा कि उनके एफर्ट्स या उनके टास्क उनके जो काम है वो आइडेंटिफाई हो रहा है, तो अभी आपको और बेटर वे में काम करना पड़ेगा, ये उनके पास आएगा। एंड जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप रिवॉर्ड करेंगे, टीम प्लेयर्स को। बैरियर टू गुड टीम डिसीजन। सो सबसे पहले इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं एक दूसरे में, तो उसकी वजह से अगर वो कोई जिसके साथ आपका कन्फ्लिक्ट है वो अगर कोई अच्छा सजेशन भी दे रहा है तो भी हम लोग उसको मानने के लिए रेडी नहीं है। क्यों? बिकॉज उसके साथ अपना कुछ ना कुछ पंगा है। कन्फ्लिक्ट टेंड टू बी डैम्पर्ड बाय इमरजेंसी ऑफ ग्रुप नॉर्म्स। सो यहाँ पे ये आपको देखना है, रिस्की शिफ्ट, पीपल इन ग्रुप आर मोर लाइकली टू मेक रिस्की डिसीजन देन दे वुड बी एज इंडिविजुअल। सो मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ देन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, ग्रुप इज़ रिस्पॉन्सिबल, आप इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके लिए कभी कभी हम लोग जैसा काम चल रहा है वैसा चलाने देते हैं, नहीं हो रहा है कुछ तो छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज डेल्फी अप्रोच। क्या बोल रहा है, टू अवॉइड डोमिनेंट पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग द ग्रुप। ये बहुत ज़रूरी है। डोमिनेंट पर्सनैलिटी मतलब जो अच्छा हम लोगों का कोई ग्रुप चल रहा है उसको डोमिनेट करता है ना, झगड़े लगा सकते हैं बीच में, ऐसे कोई पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि एनलिस्ट कोऑपरेशन ऑफ एक्सपर्ट्स, मॉडरेट प्रेजेंटेशंस रहेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो हम लोग उनका हेल्प लेंगे। एक्सपर्ट्स सेंड देयर रिकमेंडेशन टू द मॉडरेटर, रिकमेंडेशंस आर कलेक्टेड एंड सर्कुलेटेड टू ऑल एक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स कमेंट्स ऑन अ आइडिया ऑफ अदर्स एंड मॉडिफाई देयर ओन रिकमेंडेशंस इफ सो मूव्ड। इफ मॉडरेटर डिटेक्ट सम प्रॉब्लम तो फिर वो सेम स्टेप्स वापस चलते रहेंगे। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम लोग किसका हेल्प लेंगे, वो सारे पॉइंट्स पे यहाँ पे फोकस चल रहा है। देन टीम हेडफुलनेस, क्या बोल रहे हैं, वेयर ग्रुप मेंबर्स आर अवेयर ऑफ द एक्टिविटी ऑफ अदर मेंबर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ग्रुप सक्सेस। ये बहुत ज़रूरी है। तो हर किसी को पता रहेगा कि किसने अपने एफर्ट्स डाले। इम्प्रेशन ऑफ कलेक्टिव माइंड, ये बहुत ज़रूरी है। मतलब आप अकेले ने तो एफर्ट्स डाले, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके अकेले के काम करने की वजह से पूरा प्रोजेक्ट बना है, बिकॉज देर आर अदर पीपल एज वेल जिन्होंने भी अपने एफर्ट्स डाले, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि आपका एक प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो पाए। देन उसके आगे नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले ईगोलेस प्रोग्रामिंग होना चाहिए। मतलब आप एक ही प्रोजेक्ट में प्रोग्राम कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, या आपका एक का ही कोड प्रॉपर चल रहा है, इट डजेंट मीन्स कि पूरा प्रोजेक्ट आपने बनाया। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ईगोलेस प्रोग्रामिंग का यही मेन पॉइंट्स रहेंगे। बहुत बार क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा ऐसा सोचने लगते हैं कि अगर मैं कोड कर रहा हूँ तब जाके एरर सॉल्व हो रहे हैं, तब जाके प्रोजेक्ट ऑन टाइम सबमिट हो रहे हैं, अगर मैं ये ग्रुप में नहीं रहूँगा तो ये ग्रुप का परफॉर्मेंस बहुत डाउन जाएगा। ऐसे पॉइंट्स नहीं आने चाहिए। सो दैट्स वन इज़ ईगोलेस प्रोग्रामिंग। चीफ प्रोग्रामर्स जो रहेंगे वो हम लोगों का एक टीम होना चाहिए, अगर कहीं पे अटक रहे तो हेल्प करने के लिए। एंड उसके साथ में हम लोग दूसरे जो हम लोग के SDLC मॉडल्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। लाइक एक हम लोग को पता है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, दूसरा स्क्रम है। सो देर आर सच डिफरेंट अप्रोचेस एज वेल जो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ईगोलेस प्रोग्रामिंग जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही है। सो ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेंगे। एक तो डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर क्या है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो डिपार्टमेंट टीम्स फॉर्म कर रहे हैं या जो डिपार्टमेंट टीम्स को हैंडल करने वाले हैं वो बहुत प्रॉपर होने चाहिए। और दूसरा टीम स्ट्रक्चर,
देर आर इंडिविजुअल प्रोजेक्ट टीम स्ट्रक्चर क्या है, कैसा है, उसके ऊपर भी हम लोग का फोकस रहना चाहिए। सो ये 2 पॉइंट्स हैं। डिपार्टमेंट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शनल फॉर्मेट है। ईच फंक्शनल ग्रुप कंप्राइज ऑफ डेवलपर्स हैविंग एक्सपर्टाइज इन सम स्पेसिफिक टास्क फॉर अ फंक्शनल एरिया। तो हर एक फंक्शनल ग्रुप के पास एक तो एक्सपर्ट रहेगा ही, मिनिमम एक रहेगा। कभी कभी अगर आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसमें अगर एक से ज़्यादा एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत हो सकती है। प्रोजेक्ट फॉर्मेट में क्या बोला है, सेम टीम कैरीज आउट ऑल दी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, ये प्रोजेक्ट फॉर्मेट रहेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर एक टीम मैनेजमेंट है, यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट है हम लोगों का, सॉरी। और उसके आगे अगर आप देखेंगे तो ये हम लोग के प्रोजेक्ट टीम्स है, अलग अलग प्रोजेक्ट टीम्स है। सो अलग अलग पर्पस जो हम लोग के चलेंगे उसके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट टीम्स है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ऊपर हम लोग के टॉप मैनेजमेंट है, और उसके नीचे अगर आप देखेंगे वी हैव फंक्शनल ग्रुप्स, लाइक एक कोई रिक्वायरमेंट के लिए हो सकता है डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डेटाबेस एंड नेटवर्किंग, अलग अलग टास्क है। और आपके मल्टीपल टीम्स जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल ऑल दिस टास्क। सो फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट टीम 1 is responsible for designing as well as database handling. Similarly, project team N is responsible for testing and database handling. So ऐसे आपके multiple teams हो सकते हैं। Then functional versus project format क्या होगा? So सबसे पहले ease of staffing, कहाँ पे कितना स्टाफ अपॉइंट करना है, कहाँ पे आप कभी एक्स्ट्रा स्टाफ लाएंगे या कहाँ से आप एक्स्ट्रा स्टाफ ऐड नहीं करेंगे। बिकॉज कभी कभी क्या होगा कि आपने कोई एक स्टाफ को एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस पे रखा है, तो उसका ड्रॉबैक क्या होगा कि वो जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वहाँ से अभी वो आप उठा के उनको दूसरे प्रोजेक्ट पे लाए, सो दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम ना, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे वो अभी डिले हो जाएगा। प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स, अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन जॉब स्पेशलाइजेशन होने चाहिए सबके पास, एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद मैन पावर, कि कब कौन से टाइम पे कौन से प्रोजेक्ट पे हम लोग किसको अपॉइंट करेंगे, कभी हम लोगों को वहाँ पे वो XYZ अगर डेवलपर की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग उसको शिफ्ट करके कहाँ पे और लेके जाएंगे, वो आएगा। नेक्स्ट इज़ करियर प्लानिंग होगा। देन मैट्रिक्स फॉर्मेट में हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम लोग के पास प्रोजेक्ट मैनेजर्स है, यहाँ पे फंक्शनल मैनेजर्स है। तो दिस 2 पीपल आर गोइंग टू डिसाइड कि कौन से फंक्शनल ग्रुप में किसको आपको अपॉइंट करना है और वो टास्क पे कौन काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, एक्सेट्रा। टीम स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, तो 3 टाइप के हम लोगों को टीम्स यहाँ पे होते हैं। एक डेमोक्रेटिक रहता है, उसके बाद चीफ प्रोग्रामर्स रहेंगे और एक मिक्स टीम रहेगा। सो वी हैव बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ टीम। सो जो एक चीफ प्रोग्रामर टीम है, क्या बोला है यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये क्या बोल रहे हैं हम लोग, मेन डिज़ाइन कंसिस्टेंसी इज़ लार्जर सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। सो अगर चीफ प्रोग्रामर टीम ये कब काम में आएगा, जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। सो अपॉइंटमेंट ऑफ अ की प्रोग्रामर और अ चीफ प्रोग्रामर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफाइनिंग द कोड, बराबर है, रिक्वायरमेंट डिज़ाइनिंग ये सब आएगा। सो हम लोग के पास कौन रहेगा, एक चीफ प्रोग्रामर रहेगा, एक मेन प्रोग्रामर रहेगा और उसके नीचे सारे हम लोग के बाकी स्टाफ जो है वो काम करेंगे। देन असेसमेंट असिस्टेड बाय द सपोर्ट ऑफ द टीम, लाइक को पायलट, शेयर्ड कोडिंग होगा, एडिटर रहेगा हु मेड टाइप इन अ न्यू चेंज्ड कोड, या प्रोग्राम क्लर्क रहेगा वो राइट एंड मेंटेन डॉक्यूमेंटेशंस, मतलब कहाँ पे हम लोगों ने क्या कोड किया, क्यों किया, वो सब एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखेगा। और फाइनली एक टेस्टर है। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोला है प्रॉब्लम क्या रहेंगे, फाइंडिंग स्टाफ कैपेबल ऑफ चीफ प्रोग्रामर रोल, बिकॉज आपके पास चीफ प्रोग्रामर है। चीफ प्रोग्रामर मतलब आपके बाकी सारे टीम मेंबर्स से चीफ प्रोग्रामर शुड बी मोर एक्सपीरियंस, मोर एक्सपर्ट इन दैट स्पेसिफिक टास्क। सो यहाँ पे हम लोग बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये अप्रोच फॉलो करते हैं। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम कभी कभी जो चीफ प्रोग्रामर है वो कौन रहेगा ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, नेक्स्ट इज़ डेमोक्रेटिक टीम। सो डेमोक्रेटिक टीम में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हम लोग के इंडिविजुअल टीम मेंबर्स है। तो डेमोक्रेसी जैसे इंडिया में है, एवरीवन गॉट राइट टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, बराबर है, एवरीवन कैन कम्युनिकेट, एवरीवन इज़ इक्वल। सो यहाँ पे वही हम लोग बता रहे हैं कि ऑल टीम मेंबर्स आर इक्वल। सो आप किसी से भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हो, आप अपने थॉट्स यहाँ पे शेयर कर सकते हो किसी के भी साथ, और उसके कुछ अगर अप्रोचेज़ है, उसके कुछ अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है, आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन पाथ बनेगा आपका। तो आप अगर कोई एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको लगता है उसमें कहीं पे कुछ मिस्टेक्स है, तो आप वहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं, आप अपना पॉइंट रेज कर सकते हैं। सो डज नॉट एनफोर्स एनी फॉर्मल टीम हायरार्की बिकॉज एवरीवन इज एट द इक्वल लेवल। डिसीजंस आर टेकन बेस्ड ऑन द डिस्कशन, बराबर है, हर कोई एक दूसरे से डायरेक्ट डिस्कशन होगा। एनी मेंबर इज़ फ्री टू डिस्कस विद एनी अदर मेंबर। सो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, डिबेट्स भी बहुत ज़्यादा होता है।
सो उससे हम लोगों को एक बेनिफिट तो होता है कि यहाँ पे डिबेट ज़्यादा होंगे तो आगे कुछ प्रॉब्लम आएंगे उनको हम लोग पहले ही सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये भी हो सकता है कभी कभी कोई सिग्निफिकेंट लार्ज साइज़ का अगर प्रोजेक्ट है उसमें अगर बहुत ज़्यादा डिबेट हो गए तो आपका प्रोजेक्ट जो है उसका परफॉर्मेंस जो है वो हैम्पर हो सकता है। मिक्स टीम में ऊपर के जो दो हम लोगों ने पढ़े वो दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा। यहाँ पे चीफ प्रोग्रामर भी रहेगा और उसके साथ में डेमोक्रेसी रहेगा। तो डेमोक्रेसी जो है टीम मेंबर्स लेवल पे आएगा, बराबर। एज यू कैन सी कम्युनिकेशन टीम मेंबर्स लेवल पे होंगे। ये टीम मेंबर्स जो है ये सीनियर मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो अगेन सीनियर मेंबर्स जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ वापस डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। और ये अपना फाइनल जो भी प्रोजेक्ट का रिजल्ट है वो प्रोजेक्ट मैनेजर को सबमिट करेंगे। सो दिस आर योर पॉइंट्स, ओके। एंड नेक्स्ट अगर आप देखेंगे एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हम लोगों को ऑलरेडी पता है, हम लोगों ने प्रीवियस जो यूनिट्स है उसमें पढ़ा है ये वाला टॉपिक। सो आई होप उतना आपको याद रहेगा। सो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग बेसिकली टॉक्स अबाउट कि एक एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट है, एग्जिस्टिंग हम लोग का प्रोजेक्ट का जो कोड है उसको हम लोग और बेटर बनाने का ट्राई करते हैं। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। लेट्स टेक वन एग्जांपल एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का। लाइक वी हैव like suppose we have one ओके विंडोज़ एक्सपी है। सो विंडोज़ एक्सपी आप देखो कि एग्जिस्टिंग एक कोड है मेरे पास अवेलेबल है। अब वही कोड को हम लोगों ने और थोड़ा मॉडिफाई करने का ट्राई किया और थोड़ा बेटर बनाने का ट्राई किया, जिसमें से हम लोगों ने उसमें एग्जिस्टिंग ओएस में ही कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ बग्स थे उसको रेक्टिफाई किया हम लोगों ने, उसको अपडेट किया। और अपडेट करने के बाद में थोड़े एडवांस फीचर्स ऐड करने के बाद में हम लोगों को विंडोज़ 7 मिला। अब वही कोड पे आप कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं और उसको एफिशिएंट बनाने का ट्राई कर रहे हैं। उसके बाद में आपको नेक्स्ट सपोज आपको मिला विंडोज़ 8, 8.1, विंडोज़ 10। सो आप देखो कि विंडोज़ एक्सपी जो एक लेवल के बाद स्लो हो जाता था, वो परफॉर्मेंस जो एक प्रॉब्लम हो रहा था वो आपको विंडोज़ 7 में नहीं होता है। उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस आपको विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 का मिलता है। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम नेक्स्ट अगर आप देखेंगे सो वी हैव सच अदर फीचर्स एज वेल। फॉर एग्जांपल आप देखो कि हम लोग के पास नेक्स्ट अगर हम लोग बोलेंगे तो हम लोग के पास एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी होते हैं ये सेम पॉइंट पे। सो अगर आप विंडोज़ एक्सपी की बात करते हैं, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग अप्लाई किया, कहीं पे अगर परफॉर्मेंस उसका स्लो हो रहा था उसको हम लोगों ने फास्ट करने का ट्राई किया और बेटर बनाने का ट्राई किया। उसके साथ में हम लोगों ने और सर्टन पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया। अब और सर्टन पॉइंट्स जो है वो कौन से पॉइंट्स है बेसिकली वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सो नेक्स्ट जो पॉइंट्स है हम लोग के वो ये है कि हम लोगों ने क्लाउड टेक्नोलॉजी ऐड किया। स्टार्टिंग में बहुत जो वो हैंग हो रहा था या ऑटोमेटिक उसके कैश क्लियर नहीं हो रहे थे वो ऐड किया हम लोगों ने। ऑटोमेटिक बैकअप फीचर डाला, उसके अंदर टच स्क्रीन फैसिलिटी डाला। सो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। एग्जिस्टिंग कोड के ऊपर कंटिन्यूस हम लोग वर्क करके वी ट्राई टू मेक दैट कोड एज एफिशिएंट एज पॉसिबल। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। देन उसके आगे स्क्रम आता है। तो स्क्रम में अगर आप देखेंगे दिस इज़ आर डायग्राम फॉर स्क्रम। ये आप अगर प्रीवियस मेरे दूसरे लेक्चर्स भी देखेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा। ये आपके पुराने जो यूनिट्स है उसमें से है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये आपका स्क्रम प्रोसेस है, कैसे काम करता है। एक तो हम लोग के पास प्रोडक्ट ओनर है। अब प्रोडक्ट ओनर जो है ये इनपुट्स किसके पास से लेता है, तो दिस विल प्रोडक्ट ओनर विल टेक अ इनपुट फ्रॉम कस्टमर्स, टीम, मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव। हर किसी के पास से ये इनपुट आएगा प्रोडक्ट ओनर के पास में। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोगों ने एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाया हुआ है प्रोडक्ट बैकलॉग्स का। बैकलॉग्स मतलब टेटी जो जैसे लगता है, बराबर है। सो समटाइम्स इट माइट पॉसिबल कि आपने प्रीवियसली जो डेवलपमेंट्स किए हैं वो डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक्स है, कोई प्रॉब्लम्स है। तो वो जो मिस्टेक्स या प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग यहाँ पे कोई ना कोई एक लेवल पे रेक्टिफाई करने का ट्राई करते हैं। और अगर वो प्रॉब्लम्स अगर रेक्टिफाई नहीं हो रहा है या हो रहा है तो आपको कौन से कितने प्रॉब्लम्स रेक्टिफाई करने हैं प्रीवियसली जो आपने मॉड्यूल डेवलप किए है वो, तो उसको हम लोग एक प्रायोरिटी लिस्टिंग बनाएंगे। एज यू कैन सी प्रायोरिटी लिस्टिंग होगा। वो प्रायोरिटी लिस्टिंग बेसिकली बताएगा कि कौन से प्रॉब्लम्स को हम लोग हाईएस्ट लेवल पे रखेंगे, किसको हम लोग लोएस्ट लेवल पे रखेंगे। ओके, सो एक बार वापस मैं बता देता हूँ, बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा वॉइस में डिस्टर्बेंस था, एक्चुअली थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो हम लोगों के पास एक प्रोडक्ट ओनर है, वी हैव अ प्रोडक्ट ओनर, और उसके पास इनपुट्स आएंगे दैट इज़ रिक्वायरमेंट्स और बाकी डिटेल आएंगे। अब
ऑलरेडी अगर आपने कोई डेवलपमेंट्स किए और उसमें अगर आपके कुछ डेवलपमेंट्स अगर पेंडिंग है तो उसका एक बैकलॉग बनेगा, मतलब प्रीवियस जो डेवलपमेंट्स हुए हैं और उसमें जो मिस्टेक्स है, बग्स है, एरर्स है, और अभी साथ में आपको जो न्यू डेवलपमेंट्स करना है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो भी हम लोग के प्रोडक्ट बैकलॉग्स है उसका हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाया, बराबर है, कि कौन से स्पेसिफिक फीचर्स या कौन से यूनिट्स या मॉड्यूल्स को आपको प्रायोरिटी बेस पे सॉल्व या रिजॉल्व करना है, बराबर है। ये हम लोगों का एक प्रायोरिटी लिस्टिंग बनेगा। ये फिर हम लोगों ने एक टीम यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ये टीम मेंबर्स को हम लोग क्या करेंगे, उनके साथ एक स्प्रिंट मीटिंग होगा जिसमें हम लोग एग्जैक्टली डिफाइन करेंगे कि ये हम लोग के टास्क ब्रेकडाउन्स है, जो भी हम लोगों के बैकलॉग्स है, मतलब जो भी हम लोग के बग्स या एरर्स है उसको सॉल्व करने के लिए। नाउ रिमेंबर, जब ऐसे बैकलॉग सॉल्व करने का या एरर सॉल्व करने का बात है तो वो टाइम पे हम लोग के जो भी टीम मेंबर्स रहेंगे ना, ये सारे टीम मेंबर्स हम लोगों के एक्सपीरियंस वाले रहेंगे। फ्रेशर्स को अगर हम लोग लेते हैं और डायरेक्टली अगर उनको बग फिक्स करने का बोलेंगे तो कभी कभी उनसे ये टास्क प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और हम लोग स्क्रम में स्प्रिंट मीटिंग इसके लिए चलाते हैं कि हम लोगों को कोई टास्क जब फास्टर पेस पे कंप्लीट करना है विद इन और बिफोर अ टाइम, तो वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे टास्क ब्रेकआउट किया हुआ है। टास्क ब्रेकआउट में हम लोग हर एक टीम मेंबर को बता देंगे कि ओके आपको ये टास्क यहाँ तक कंप्लीट करना है, ये टाइम तक आपको ये वाला टास्क कंप्लीट करना है। तो ये सेम अगर आप देखेंगे 1 to 4 वीक का ये स्प्रिंट मीटिंग जो है वो चलते रहेगा। और उसके बाद ये ऑन टाइम सारे जो टास्क हम लोगों ने ब्रेकआउट किए हैं, जो भी हम लोगों के प्रोडक्ट बैकलॉग्स है उसका, वो सारे टास्क ऑन टाइम कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं, बराबर है। वो अपने जो टीम मेंबर्स है वो ऑन टाइम वो सारे टास्क कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं, ये पूरा देखने का जो काम होगा वो बेसिकली स्प्रिंट मास्टर का रहेगा, जो ध्यान रखेगा कि सारे टास्क ऑन टाइम हो रहे हैं, टाइम पे हो रहे हैं, सारे हम लोग के एम्प्लॉयज़ वो प्रॉपर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारा काम जो है वो ये हैंडल करेंगे। उसके बाद में अगर आप देखेंगे ये सारे टास्क जो डेली बेस पे होता है तो उसका एक डेली स्टैंड अप मीटिंग रहेगा कि किसने अपना काम ऑन टाइम कंप्लीट कर लिया, कौन वो काम ऑन टाइम कंप्लीट नहीं कर पाया, अगर नहीं कर पाया तो उसका रीज़न क्या है। हम लोग के पास बहुत लिमिटेड टाइम है तो आपको वो टास्क जो है वही टाइम पे कंप्लीट करना ही है। अगर नहीं कर पा रहे तो हम लोग उनको एक्स्ट्रा कोई सपोर्ट देंगे, बराबर है, किसी के साथ में अपॉइंट करेंगे सो दैट 2 लोग मिलके वो कंप्लीट कर पाएँ। देन जो टास्क आपने कंप्लीट कर लिया है उसका एक रिव्यू भी चलेगा कि वो टास्क कैसा हुआ है, उसमें वापस कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, हम लोग इसको डायरेक्टली क्लाइंट एंड पे डिप्लॉय कर सकते हैं क्या, प्रॉब्लम तो नहीं होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो काम चलेगा यहाँ पे। उसके आगे फिनिश्ड वर्क एंड रेट्रोस्पेक्टिव, ये सेम चीज़ चलते रहेगा जब तक हम लोग के सारे टास्क कंप्लीट नहीं होते। इसको हम लोग स्क्रम बोलते हैं। देन कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपेंडेंसीज। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों का क्या काम चल रहा है वो समझते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो हम लोग को क्या बोला है, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपेंडेंसीज, मतलब टीम हेडफुलनेस फोकस्ड इन मेन कम्युनिकेशन इनसाइड, व्हाट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन आर नीडेड बिटवीन द टीम्स एंड द अदर यूनिट्स, ये फर्स्ट आएगा। उसके साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि हम लोग के जो टीम्स है वो आपस में कितना प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर पाते है ना। शेयर्ड रिसोर्सेज, कभी कभी क्या होगा, डिपेंडेंसी है, मतलब मेरे सर्टन रिसोर्सेज जो हम लोग का टीम XYZ टीम यूज़ कर रहा है वो सेम रिसोर्सेज जो है वो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद कोई दूसरा टीम यूज़ करेगा। तो अगर आपका टास्क अगर डिले हो रहा है तो बिकॉज ऑफ विच बाकी बहुत सारे टास्क भी डिले हो सकते हैं जिन जो आपके रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है या आपका वर्क फिनिश होने का वेट कर रहा है। सो ये बहुत ज़रूरी है। वेयर सेवरल प्रोजेक्ट नीड द सर्विस ऑफ स्कैर्स टेक्निकल एक्सपर्ट्स फॉर अ सर्टन पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, मतलब एक ही एक्सपर्ट्स या लिमिटेड एक्सपर्ट्स है जो ऑलरेडी कोई ना कोई प्रोजेक्ट्स के ऊपर ऑक्यूपाइड है। अब अभी अगर आपको वही सेम एक्सपर्ट दूसरी टीम पे भी चाहिए तो वो काम कैसे चल पाएगा, बिकॉज आपके अगर आप वो एक्सपर्ट्स को अगर कोई दूसरे प्रोजेक्ट पे डालेंगे तो वो एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट पे थे वो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। तो एनी XYZ वे क्या हो रहा है यहाँ पे, कहीं ना कोई टास्क जो है वो डिले होने के चांसेस है। प्रोड्यूसर कस्टमर राइट टाइम रिलेशनशिप, अ प्रोजेक्ट एक्टिविटी में डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट बीइंग डिलीवर्ड फर्स्ट, कि आपको सबसे मेन काम क्या करना है, प्रोजेक्ट आपका प्रॉपरली डिलीवर होना चाहिए, बाकी की चीज़ें हम लोग बाद में देखेंगे। टास्क सब टास्क डिपेंडेंसी, अब सब टास्क मतलब क्या है, कोई सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ 3-4 सब टास्क है वो जब तक ख़त्म नहीं होते मेरा आगे का टास्क, फॉर एग्जांपल साइन अप एंड लॉगिन मुझे चेक करना है, तो जब तक डेटाबेस में हम लोगों ने साइन अप एंड लॉगिन के टेबल्स नहीं बनाया है, जब तक डेटाबेस से क्वेरी पास नहीं हो रहा है
तो जब तक आपका डेटाबेस प्रॉपर नहीं चल रहा है तो साइन अप एंड लॉग इन आप बना के भी मतलब नहीं है, बिकॉज तब तक आप उसको प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ टास्क, अ सीक्वेंस ऑफ सब टास्क हैव टू बी कैरिड आउट। सो एज आई सेड कि अगर साइन अप एंड लॉग इन टेस्ट करना है तो डेटाबेस में आपके पास उसके 2 टेबल्स होनी चाहिए, उसके रिलेटेड आपने कोडिंग रेडी होना चाहिए जो आपके डेटाबेस पे फायर होगा जो क्वेरी। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है। एक्सेसिबिलिटी, राइट प्लेस, बराबर है। दिस टाइप ऑफ डिपेंडेंसी इज मोर ऑफ अ रेलिवेंस ऑफ एक्टिविटी रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट ओवर अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया बट अरेंजिंग डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन। मतलब हम लोग बना कहीं एक लोकेशन पर है और फाइनली उसको जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो वो कोई दूसरे एनवायरनमेंट में होगा, तो हम लोग को अगेन वहाँ पे ये भी देखना है कि वो जहाँ पे इंस्टॉल होगा सॉफ्टवेयर, जहाँ पे चलेगा वहाँ पे क्या लेवल के टेक्नोलॉजिकल आपके पास चीज़ें अवेलेबल है। बिकॉज अगर टेक्नोलॉजिकली वो चीज़ें अगर वहाँ पे अगर बैकग्राउंड में अगर बैकवर्ड है तो भी आपका प्रोजेक्ट कितना भी अच्छा रहेगा तो प्रॉपर वहाँ पे चल नहीं पाएगा। सो अगेन दैट इज़ अ प्रॉब्लम। यूजेबिलिटी, राइट थिंग, बराबर है। ब्रॉड कंसर्न्स क्या रहेंगे ऑफ द डिज़ाइन इंटरफेस, कि कितना आप यूज़र फ्रेंडली बना रहे चीज़ों को। अगर वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं बन पा रहे तो अगेन दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, बिकॉज यूज़र्स अगर उसको एफिशिएंटली यूज़ नहीं कर पाएंगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं बनता है। देन fit requirement, this ensures that the different system components work together effectively। so ये again हम लोगों का एक important part है। why virtual projects? so यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि अभी अगर हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या है, why it is more important compared to the other part। so सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट फैक्टर क्या रहेगा यहाँ पे कि सबसे पहले तो हम लोगों को एक एक्चुअल ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। आप सारा काम जो है वो वर्चुअली कर पाएंगे। आप अपने कोई टीम्स जो इंडिया में नहीं है कोई दूसरे कंट्री में है आप उनसे भी बहुत इजीली कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, बराबर है। उसके साथ में अगर आप देखेंगे कि हम लोगों के सर्टन टीम मेंबर्स अगर यहाँ पे है हम लोग वर्चुअली भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे पॉइंट्स चलेंगे तो यहाँ पे। सो बेसिकली क्या होंगे कि हम लोग जब अगर एक फिजिकल ऑफिस में अगर है तो वहाँ पे आपके पास बहुत सारे उनके रिक्वायरमेंट्स रहेंगे कि आपके पास इतने लोग होने चाहिए, इतने स्टाफ होने चाहिए, ये एनवायरनमेंट होना चाहिए, एसी चलना चाहिए, आपके पास अलग से वहाँ पे कंप्यूटर होने चाहिए, अलग से फास्ट इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो जब अगर हम लोग यहाँ पे अगर वर्चुअल प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो एडवांटेज भी हो सकता है, डिसएडवांटेज भी हो सकता है। डिसएडवांटेज ये है कि हम लोग डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट में नहीं आए तो बहुत बार वो हम लोग पे भरोसा करे या ना करे, अगेन दैट इज़ अ प्रॉब्लम। ओके, सो इसके लिए देयर आर पॉसिबल एडवांटेजेस। सो हम लोग क्या पॉसिबल एडवांटेज क्या है, एज वी नो इन इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो यहाँ से आपको एम्प्लॉय मिलते हैं, डेवलपर्स मिलते हैं जो आपको बहुत लोअर कॉस्ट पे मिलते हैं। सो अगर यूएस में आपको एक एम्प्लॉय को जितना पे करेंगे उतने में आपको इंडिया में 4 से 5 डेवलपर्स मिल जाएंगे एट द कॉस्ट ऑफ 1 डेवलपर। उसके आगे यूज़ अ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोजेक्ट के लिए, तो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट आपका ख़त्म हो गया तो वो प्रोजेक्ट में आपने कैसे उनके साथ काम किया, आप कितना कंफर्टेबल रहे उसके हिसाब से वी कैन डिसाइड कि आगे वो दूसरे प्रोजेक्ट्स पे हम लोगों को वहाँ पे काम करना है या नहीं, है ना। रिडक्शन इन ओवरहेड रिलेटेड टू यूज़ ऑफ प्रोमिसेस। उसके आगे क्या बोला, रिडक्शन इन स्टाफ कॉस्ट, ट्रेनिंग, बिकॉज आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस को ले रहे हैं तो उससे क्या हो गया आपका जो कॉस्टिंग है वो भी आपका कम हो गया ना, बिकॉज डायरेक्ट एक्सपीरियंस आ रहा है अभी आपके प्रोजेक्ट पे। देन कैन यूज स्पेशलिस्ट स्टाफ फॉर अ स्पेसिफिक जॉब, अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर एडवांटेज क्या रहेंगे, प्रोडक्टिविटी ऑफ होम वर्कर कैन बी हायर क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं, ट्रैवलिंग काम बच जाता है। आप एग्जांपल ही ले लो, इंडिया में ही अगर हम लोग बोलते हैं कि आपको अगर ट्रेन चालू है और कोई एक पर्सन विरार में रहता है उसको बांद्रा में जाके अगर अपना जॉब करना है तो वो ट्रेन से वहाँ तक पहुँचने तक ही हालत बिगड़ जाता है। तो आप अगर अपने कंफर्ट जोन में अपने घर पे बैठ के अगर काम कर रहे हैं तो आपका ट्रैवलिंग टाइम बच जाएगा। आप वो ट्रैवलिंग में जो थक जाते हैं वो आप यहाँ पे थकेंगे नहीं, आप अपने टाइम पे उठ के डायरेक्टली अपना काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी ऑफ कोर्स बच जाता है। कैन टेक एडवांटेज ऑफ टाइम जोन डिफरेंस, ओवरनाइट आपके सिस्टम टेस्टिंग चल सकता है। बिकॉज सपोज अगर मुझे पता है कि अगर आज रात में जब सोऊंगा अपने इतना डेवलपमेंट करके तो हम लोग की टेस्टिंग टीम जो है वहाँ पे मॉर्निंग रहेगा सपोज यूएस में, तो वो लोग वो टाइम पे काम करेंगे तो मेरा प्रोजेक्ट जो है वी कैन से कि ओवरनाइट भी हम लोग के प्रोजेक्ट पे काम चल सकता है। चैलेंजेस क्या है, आपको वर्क एनवायरनमेंट बहुत प्रॉपरली डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग क्या बोलेंगे, फॉर्मली डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी है, बराबर है, जिसमें हम लोग प्रॉपरली डिफाइन कर पाए कि किसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे। कोऑर्डिनेशन कैन बी डिफिकल्ट बिकॉज आप एक कंट्री में फेस टू फेस कम्युनिकेशन आपका नहीं हो रहा है। पेमेंट मेथड नीड टू बी मॉडिफाइड बिकॉज कभी कभी ऐसा हो सकता है ना कि हम लोग इंडिया में हैं, पेमेंट आपको डॉलर में आ रहा है तो वो कन्वर्जन होगा और भी XYZ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
और चैलेंजेस क्या रहेंगे, लैक ऑफ ट्रस्ट व्हेन देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट एंड असेसमेंट ऑफ अ क्वालिटी डिलीवर्ड प्रोडक्ट नीड्स टू बी रिग्रेस। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है, असेसमेंट ऑफ अ क्वालिटी डिलीवर्ड प्रोडक्ट नीड्स टू बी रिग्रेस। सो मतलब बहुत ज़्यादा लेवल तक हम लोग वहाँ पे टेस्टिंग करके देखेंगे कि जिसने भी हम लोग को प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया है उसने प्रॉपर किया है या नहीं, बिकॉज हम लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन में नहीं है उसके साथ, हम लोगों को उसके साथ वर्क करने का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम लोग उसके ऊपर डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं कर सकते। उसके साथ में जब हम लोगों के टाइम जोन्स अगर अलग है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे आपके दूसरा टीम जो है यूएस में, तो जब आप यहाँ पे जाग रहे हो तब वो सो रहे हैं, जब वो जाग रहे हैं तो आप सो रहे हो, तो कम्युनिकेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो टाइम पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो टाइम पे आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते, है ना। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे टाइम प्लेस कंस्ट्रेंट्स इन कम्युनिकेशन, सो अगर सेम टाइम सेम प्लेस है तो मीटिंग इंटरव्यू बहुत इजीली हो सकता है, सेम टाइम डिफरेंट प्लेस है तो हम लोग टेलीफोनिक या इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज जो है वो यूज़ करेंगे। देन डिफरेंट टाइम सेम प्लेस है तो नोटिस बोर्ड या हम लोग और कोई वेज यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर डिफरेंट प्लेस डिफरेंट टाइम्स है तो वॉइस मेल या दूसरे वॉइस मैसेजेस, ऐसा कोई सर्विस हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स। ओके, अदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द कम्युनिकेशन, क्या क्या दूसरे फैक्टर्स है वो समझते हैं। साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, लाइक आपने डॉक्यूमेंट में वो चीज़ें अगर प्रॉपर मेंशन नहीं किया है, दैट विल ऑल्सो क्रिएट, दैट माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम। उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फेमिलियरिटी ऑफ कंटेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल टर्मिनोलॉजी, वेयर लो टू वे कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा फेवर्ड रहेगा, कि दो लोग आपस में डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सके तो एग्जैक्टली पता रहेगा क्या चीज़ करना है, कैसे करना है। पर्सनली सेंसिटिव, इट हैज़ टू बी फेस टू फेस कम्युनिकेशन हियर, बिकॉज कभी कभी आपके सर्टन टास्क आपको एक्सप्लेन अगर करना है तो आप अगर सामने सामने रहेंगे तो बेटर वे में कम्युनिकेशन होने के चांसेस रहते हैं। बेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट, अर्ली स्टेजेस पे, बराबर है। न्यूली बिल्ड ट्रस्ट, नीड टू बिल्ड ट्रस्ट, एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए तभी तो आगे काम चलेगा। अगर आप आपके जो डेवलपर्स है उन पे अगर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे काम चल ही नहीं सकता। एस्टेब्लिशिंग कंटेक्स्ट, एग्जैक्टली बताना है क्या कंटेक्स्ट है, क्या चीज़ बना रहे हैं, कहाँ तक बनेगा, कैसे बनेगा। ग्लोबल डिसीजंस क्या है वो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सेम टाइम सेम प्लेस, दैट इज़ अ फेवरेबल थिंग व्हेन आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। इंटरमीडिएट स्टेजेस क्या हो सकते हैं, ऑफन इन्वॉल्व पैरेलल डिटेल डिजाइन ऑफ कंपोनेंट्स, ऑफकोर्स ये तो हम लोग को पता ही है बिकॉज हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डिज़ाइंस, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन रहेगा, हाई लेवल डिज़ाइन रहेगा और उसके नीचे डिटेल डिज़ाइन आएंगे। देन उसके आगे अगर आप बोलेंगे नीड फॉर क्लेरिफिकेशन ऑफ इंटरफेसेस, जो भी आप इंटरफेस बना रहे हैं तो आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा कि कौन से इंटरफेसेस आपने क्यों ऐड किए, फेवर सम टाइम और डिफरेंट प्लेसेस। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस में क्या बोला है, डिज़ाइन इज़ रिलेटिवली क्लियर। अगर डिज़ाइन अगर क्लियर है तो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के ऊपर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे, बराबर है। डोमेन कंटेक्स्ट वही है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑपरेशनल डेटा नीड टू बी एक्सचेंज सो दैट क्लियरली सबको डिटेल्स पता रहेंगे। फेवर डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट प्लेस कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल ईमेल, जहाँ पे हम लोग क्लियरली बता देंगे कि क्या काम कैसे चल रहा है। ओके, कम्युनिकेशन प्लान्स वही है वापस, स्टेजेस बनाएंगे। आइडेंटिफाई ऑल मेजर स्टेक होल्डर फॉर द प्रोजेक्ट, जिसको हम लोग बताएंगे कि ओके आपको क्या कम्युनिकेशन करना है, कैसे कम्युनिकेशन करेंगे आप वो लोगों के साथ में। क्रिएट अ प्लान फॉर अ प्रोजेक्ट, then identify stakeholder and communication need for each stage of the project and document in a communication plan. Content of communication, what, like प्रोजेक्ट इंट्रानेट साइट पे रहेगा, कैसे रहेगा, ये आएगा फर्स्ट इसमें। तो नेक्स्ट हम लोग बताएंगे हु और द टारगेट ऑडियंस कौन है, पर्पस क्या है कम्युनिकेशन का, क्या फ्रीक्वेंसी पे, मतलब एवरी सिंगल इवेंट कंप्लीट होने पे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरी छोटा सा यूनिट कंप्लीट होने पे हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं क्या। इफ द इवेंट इज रिकरिंग वन सच प्रोग्रेस मीटिंग देन द फ्रीक्वेंसी शुड बी इंडिकेटेड। टाइप एंड मेथड, द नेचर ऑफ कम्युनिकेशन लाइक अ मीटिंग और अ डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट, कैसे उसके ऊपर फोकस रहेगा। देन लीडरशिप, टाइप ऑफ अथॉरिटी कौन सा रहेगा, किसके पास मेन अथॉरिटीज़ रहेंगे। सो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम अभी जब आप एम्प्लॉयज़ के साथ काम कर रहे हैं सो देयर शुड नॉट बी सम अथॉरिटी जो डायरेक्ट पनिश करे, बराबर है। मोटिवेशन ज़रूरी है एज वी नो। सो कोएर्सिव पावर का मतलब क्या रहेगा, एबल टू थ्रेटन पनिशमेंट्स, क्योंकि आप अगर ये काम ये टाइम पे नहीं कर रहे हो तो फिर आपको हम लोग डायरेक्टली जॉब से निकाल देंगे, आपको डिग्रेड कर देंगे या आपका पेमेंट में कटिंग होंगे। कनेक्शन पावर क्या बोल रहे हैं, हैव एक्सेस टू दोज हु डू हैव पावर,
लेजिटिमेट पावर में बेस्ड ऑन अ पर्सनस टाइटल, ये लेजिटिमेट पावर रहेगा। लाइक कोई एक पर्सन एमडी है, मैनेजर है, वो लेवल पे वो डायरेक्टली आपको कोई कमांड्स दे रहा है। रिवॉर्ड पावर, एबल टू रिवॉर्ड दोज हु कंप्लाई विद दिस। सो सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये प्रोजेक्ट अगर प्रॉपर कर लिया तो नेक्स्ट टाइम आप ये टीम के टीम मेंबर रहेंगे, सो दैट रिवॉर्ड पावर। देन लीडरशिप में टाइप्स ऑफ लीडरशिप कौन से रहेंगे वो यहाँ पे दिया है। एक एक्सपर्ट पावर रहेगा, इंफॉर्मेशन पावर रहेगा एंड रेफरेंट पावर रहेगा। सो लेट्स सी। सो एज यू कैन सी एक्सपर्ट पावर में क्या रहेगा, होल्डर कैन कैरी आउट स्पेशलिस्ट दैट आर इन अ डिमांड, ये एक्सपर्ट रहेगा, मतलब स्पेशल टास्क, कोई स्पेशल। नेक्स्ट क्या बोला है, इंफॉर्मेशन पावर, होल्डर हैज एक्सेस टू नीडेड इंफॉर्मेशन, सो रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए सपोज आप इसके पास जा सकते हैं। देन नेक्स्ट हम लोगों को क्या बोला है, बेस्ड ऑन द पर्सनल अट्रैक्टिवनेस और करिश्मा, रेफरल पावर, कि हम लोगों को पता है कि ओके ये एक्सवाइजी पर्सन ने लास्ट टाइम हम लोगों को हेल्प किया था ये प्रोजेक्ट में, सो दिस टाइम ऑल्सो वी कैन आस्क दैट पर्सन टू हेल्प अस, ये हो सकता है। सो लीडरशिप स्टाइल में क्या आएंगे, सबसे पहले डायरेक्टिव रहेंगे एंड ऑटोक्रेट रहेंगे, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या आएंगे, डायरेक्टिव्स आएंगे, डायरेक्शंस आएंगे एंड उसके ऊपर एक मेन टीम रहेगा, उसके जो डायरेक्शंस है वो ही सेम आपको फॉलो करना है। सो दैट्स वन थिंग। देन डायरेक्टिव्स रहेंगे एंड डेमोक्रेट्स रहेंगे, मतलब डायरेक्शंस आपको दिए कि क्या डेवलप करना है, लेकिन आप अपने हिसाब से भी बता सकते हैं इन अ डेमोक्रेटिक टीम कि ओके अगर हम लोग ये वे में बनाएंगे तो और बेटर चल सकता है। परमिसिव एंड ऑटोक्रेट रहेंगे, सेम वे परमिसिव एंड डेमोक्रेटिक रहेंगे। सो एक इम्प्लीमेंटेशन है, एक डिसीजन मेकिंग है। तो इम्प्लीमेंटेशन में हम लोग प्रोजेक्ट पे कैसे काम करेंगे, और डिसीजन मेकिंग में अगर कहीं पे कोई चेंजेस की ज़रूरत है तो वो चेंजेस कौन लेके आएगा, कौन किसका बात मानेगा, किसके पास अथॉरिटी है, कौन बात कर सकता है, कौन बता सकता है, वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज लीडरशिप स्टाइल, टास्क ओरिएंटेशन, फोकस ऑन वर्क इन हैंड, ये फर्स्ट टास्क ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल रहेगा। नेक्स्ट क्या बोला है, पीपल ओरिएंटेशन, फोकस ऑन द रिलेशनशिप विथ योर टीम मेंबर्स सो दैट आप उनके पास से बेटर वे में काम करा सकें। नेक्स्ट आपको बोला है, वेयर देर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द वे जॉब इज टू बी डन और अ स्टाफ आर इनएक्सपीरियंस दे वेलकम टास्क ओरिएंटेड सुपरविजन, मतलब एक टास्क आपने दिया है वो खत्म होने के बाद ही हम लोग आगे के पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसके पहले नहीं। अनसर्टेनिटी इज रिड्यूस बिकॉज पीपल ओरिएंटेशन अगर रहेंगे तो वो टाइम पे आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन सा पर्सन क्या टास्क करने वाला है, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है, वो कैपेबल है या नहीं है। देन नेक्स्ट क्या बोला है, रिस्क दैट विद रिडक्शन ऑफ अनसर्टेनिटी मैनेजर्स हैव टाइम ऑन देयर हैंड्स एंड बिकम मोर टास्क ओरिएंटेड, अगेन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एज यू कैन सी बेसिक्स का चैप्टर था। नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज चैप्टर 13। नाउ दिस चैप्टर इज अ क्वाइट टेक्निकल वन। ओके, सो आई डोंट थिंक मैं आज ये चैप्टर चालू करता हूँ, बिकॉज अगर आज चालू किया तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम वापस मुझे आपको चीज़ें रिवाइज कराने पड़ेंगे। सो बेटर वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट वीक। फॉर नाउ इफ़ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो, वी कैन डिस्कस।